जी, तो हमने जो इंडेक्स नंबर का चैप्टर शुरू किया था और जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने डे 1 पे जिस दिन हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उस दिन मैंने कहा था कि ये हमारा रोड मैप है, ये पूरी चैप्टर का स्ट्रक्चर है, हमने इसी को फॉलो करना है। तो देखें, जब हमारे पास कंपोजिट आइटम आए, मोर देन वन आइटम आए, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक हमने उनको एग्रीगेट्स कर दिया, सारी प्राइसेस को एग्रीगेट कर दिया। अगर आप फार्मूले की बात करें तो मैंने जितनी भी करंट प्राइसेस थे उनको एग्रीगेट कर लिया, जितनी भी बेस प्राइसेस थी उनको एग्रीगेट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। किसी आइटम को मैंने वेटेज नहीं दी। लेकिन इसी के पैरेलल अगर मैं वेटेड इंडेक्स की बात करूं तो फिर मैंने कहा था कि आपने प्राइसेस को पहले वेट से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो हो गया वेटेड और अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स की बात की, पहले प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट किए, हर आइटम के अलहदा से याद करें, राइस का अलहदा से, व्हीट का अलहदा से, बार्ले का अलहदा से, और फिर जब ये प्राइस रिलेटिव्स आ गए, इसके बाद इन प्राइस रिलेटिव्स की हमने एवरेज की, ये वाली एवरेज कर दी, अनवेटेड एवरेज। कहां पर ये हमने किया था ये काम, ये याद करें कि मल्टीपल आइटम्स थे ये वाले, तो ये वाले आइटम्स थे, हमने हर एक इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर ही तो है, ये राइस का है, ये व्हीट का है, हर एक के लिए यही फॉर्मूला यूज किया था ना, यही फॉर्मूला यूज किया था, और ये बार्ले का है। तो ये सारे वही इंडेक्स नंबर्स हैं, 3 इंडेक्स नंबर्स हैं, और आखिर पे जाके हमने क्या किया था, इनकी एवरेज की थी। इसकी बात करें कि ये कैसे किया था, तो मैंने कहा सारे मैंने इंडेक्स नंबर्स को जमा किया था, सब डिवाइडेड बाय द टोटल इंडेक्स नंबर्स कितने थे। तो ये 3 इंडेक्स नंबर, 1 2 3। अगर नोटेशन की बात करें तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि इंडेक्स नंबर की एवरेज कर दी लेकिन अनवेटेड कर दी। अच्छा, उसी में एक और था कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो जो प्राइस रिलेटिव्स मैंने कैलकुलेट किए, वो प्राइस रिलेटिव्स मैंने वेटेड प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट किए। ये देखें, प्राइस रिलेटिव्स लेकर इसको वेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएंगे वेटेड प्राइस रिलेटिव्स, और उनकी एवरेज की, तो ये बन गया वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर। इसमें ये जो वेट्स हैं, लेस्पेर ने इसे सुजेस्ट किया था पी नॉट क्यू नॉट, और पाशी ने इसे सुजेस्ट किया था पी नॉट और क्यू एन। तो दोनों के एग्रीगेटिव में भी फार्मूले हैं ये वाले, और दोनों के प्राइस रिलेटिव्स के भी ये फार्मूले हैं। इस तरह से आपने इनकी जो कैलकुलेशंस थी वो आपने परफॉर्म कर दी। अच्छा जी, इंडेक्स नंबर हम पढ़ चुके हैं क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर इंडेक्स नंबर उन आइटम्स का हो जिन आइटम से कोई भी मुल्क जो है अपने लिए ये मेजर करता है कि महंगाई हुई है कि नहीं, उन आइटम के इंडेक्स नंबर को हम सीपीआई बोलते हैं। और लफ्ज है क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, सीपीआई, या इसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर तो किसी भी आइटम का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर वो आइटम वो वाले हों जिनसे हम इन्फ्लेशन का अंदाजा लगाएं, जिनसे हम महंगाई को मेजर करना है, ज़ाहिर है उसमें सेल फोन नहीं होंगे, उसमें टेलीविजन नहीं होगा, उसमें मोबाइल फोन के कार्ड्स नहीं होंगे, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है, वो सस्ते भी हो जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे मुल्क में महंगाई कम हो गई। क्यों जी, मोबाइल फोन सस्ते हो गए, गाड़ियां सस्ती हो गई, क्योंकि ये लग्जरी आइटम्स हैं, ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आइटम्स नहीं है। तो सीपीआई सिर्फ और सिर्फ उन आइटम्स का कैलकुलेट किया जाता है जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कहलाती हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में उनको बास्केट ऑफ गुड्स आइटम कहा जाता है। उस बास्केट में जो आइटम्स हैं उनमें अगर महंगी होगी
तब हम कहेंगे महंगाई हुई है। तो इसका मतलब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना किसका, बास्केट ऑफ गुड्स आइटम का, उसको हम सीपीआई का नाम दे देते हैं। हर कंट्री अपने लिए आइटम्स डिफाइन करता है कि जी उसके बास्केट ऑफ गुड आइटम्स कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के 456 है, 456 आइटम्स पाकिस्तान ने बास्केट ऑफ गुड आइटम्स डिक्लेयर किए हुए हैं। एक दो नहीं है किसी बस पेट्रोल महंगा तो महंगाई हो गई, चाहे बाकी चीजें जितनी मर्जी सस्ती हो जाए, तो ऐसा नहीं है। 456 के राउंड अबाउट बास्केट ऑफ गुड आइटम्स हैं। क्या करते हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कोई 12 या 13 जो शहर हैं वहां से मार्केट से ये जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने मार्केट स्पेसिफाई की हुई होती हैं और वहां से जाके वो इन आइटम्स की प्राइसेस लेते हैं और फिर डिक्लेयर गवर्नमेंट करती है कि जी इन मार्केट से हमने इन आइटम्स की प्राइसेस का डेटा सेट लिया, जिसके मुताबिक कैलकुलेशन कहती है जी कि 2% या 3% जो है पिछले माह की निस्बत या उससे भी पिछले माह की निस्बत इंक्रीज आई है। तो बास्केट ऑफ गुड आइटम्स की बेस पे हम डिक्लेयर करते हैं महंगाई हुई है या नहीं। कहता है सीपीआई इज डिजाइन टू मेजर द चेंजेस इन द कंपोजिट प्राइसेस, यानी कि ज्यादा आइटम होंगे ना बास्केट ऑफ गुड आइटम्स में, बिल्कुल किसकी कंपोजिट प्राइसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एज कंपेयर्ड विद द बेस पीरियड। यानी कि सीपीआई और कुछ भी नहीं है, प्राइस रिलेटिव्स हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन आइटम्स का जिनको हम बास्केट ऑफ गुड आइटम्स बोलेंगे। ये है बैरोमीटर। जिस तरह से थर्मामीटर होता है टेम्परेचर मेजर करने का अल्लाह, बैरोमीटर होता है दबाव मेजर करने का अल्लाह, तो आप सीपीआई महंगाई मेजर करने का अल्लाह, क्योंकि ये उन चीजों की कैलकुलेशन करता है जो बास्केट ऑफ गुड आइटम्स कहलाती हैं। अब इसकी कंप्यूटेशन में दो आते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, हाउस होल्ड बजट मेथड। दो मेथड हैं सीपीआई कैलकुलेट करने के, कंफ्यूज ना करें। सीपीआई इंडेक्स नंबर है, सिर्फ बास्केट ऑफ गुड आइटम का इंडेक्स नंबर है सीपीआई। इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और हाउस होल्ड बजट मेथड। फर्स्ट वन इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। आपने शोर मचा दिया, ये तो लेस्पेयर फार्मूला है, बिल्कुल ये लेस्पेयर फार्मूला है। जनरल आइटम्स के लिए ये लेस्पेयर फार्मूला, बास्केट ऑफ गुड आइटम्स के लिए इसी फार्मूले का नाम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। और चूंकि बास्केट ऑफ गुड आइटम्स का इंडेक्स नंबर सीपीआई कहलाता है, तो आप क्या देते हैं जी कि ये सीपीआई मेजर करने का फर्स्ट फार्मूला है, जिसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का नाम देते हैं। तो कोई फिर नई कैलकुलेशन तो आपको करनी नहीं है, बस एक चीज याद रखनी है कि सीपीआई में जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है वो बेसिकली लेस्पेयर्स फार्मूला है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस वन, लेकिन वही है, ये लेस्पेयर फार्मूला ही है ना। तो वेटेड एग्रीगेटिव में जो लेस्पेयर का फार्मूला है वो हुई एक्चुअली एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है सीपीआई की कंप्यूटेशन। बात आ गई सेकंड वन, इसके मैं कोई न्यूमेरिकल करा नहीं ला, चूंकि आपको पता है लेस्पेयर का करना क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है एंड देन आंसर आ जाना है। तो लास्ट टाइम हमने कैलकुलेटर पे इसी की ही हमने प्रैक्टिस की थी। सेकंड वन है हाउस होल्ड बजट मेथड। हाउस होल्ड बजट मेथड का फॉर्मूला, द सेकंड वन, समेशन आई डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। अब आई क्या चीज है, इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर है आई। डब्ल्यू क्या चीज है, वेट्स। अब या तो ये वेट्स सेपरेटली एग्जामिनर देगा सेपरेटली, और अगर वो सेपरेटली वेट ना दे तो बाय डिफॉल्ट इस वेट को ये लिया जाता है। अगर तो वो वेट दे दे दैट्स ओके, हमने वही एज अ वेट यूज करना है। लेकिन अगर वो वेट ना दे, क्योंकि यहां देखे ना वर्ड मैंने लिखा वो मे बी, अगर वो ना दे तो बाय डिफॉल्ट इसको वेट यूज किया जाता है। अब अगर मैं आई की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करूं, आई की जगह पर, ये मैं 100 इधर करके लिख लेता हूं, कांस्टेंट है जहां मर्जी लिख लें, और डब्ल्यू की जगह उसका आंसर प्लेस करूं,
ये पिछले वाला फार्मूला नहीं है, ये वाला लेस्पेयर का वही फार्मूला है ना, ये देखें ये वही चीज है, पी नॉट क्यू नॉट पी नॉट क्यू नॉट, अब भी वही लिखा हुआ है, अब भी मैंने वही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली भूल जाएं तो आपने कहना है जी कि जो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स है लेस्पेयर का, वो हाउस होल्ड बजट मेथड में लिख देंगे ये वाला, और लेस्पेयर का जो दूसरा फार्मूला था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव वाला, उसे हम दूसरा मेथड कहते हुए हाउस होल्ड बजट मेथड में लिख देंगे। दैट्स ऑल। हाँ जी, क्लियर हुआ पॉइंट? तो कोई नई चीज इसमें नहीं है, सिर्फ फार्मूले के नाम समझ ले मैंने बदल दिए। उधर था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, अब इसका नाम हो गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो कि लेस्पेयर फार्मूला है, हाउस होल्ड बजट मेथड जो कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स फार्मूला है। तो कैलकुलेशन अब आपको पता है जी कि कैसे इनकी परफॉर्म करनी है। एक एग्जांपल करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एनुअल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज ड्यूरिंग द ईयर 1988 एंड 1990। आर्टिकल्स दिए हुए व्हीट, राइस, घी, शुगर, मिल्क। मेरा ख्याल ये बास्केट ऑफ गुड आइटम्स ही हैं, इसीलिए उसने कहा कि जी सीपीआई कैलकुलेट करें, यानी कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें, लेकिन जो कि बास्केट ऑफ गुड आइटम्स हैं इसलिए उसने सीपीआई वर्ड बोल दिया। किसका? कहता जी 1990 का सीपीआई बताएं कंपेयर विद द बेस 1988। तो ये आपके पास बेस ईयर है और ये आपके पास उसकी प्राइसेस दी गई है। तो ये क्वांटिटी दी गई है बेस ईयर की और वो प्राइसेस दी गई हैं, क्वांटिटी एंड प्राइसेस। ये तो हो गई प्राइस, पी है, बेस ईयर है तो नॉट है, प्राइस की वजह से पी है, करंट ईयर है तो वो एन है। बस इसमें थोड़ा सा जो एक चीज आपने कंसिडर करनी है वो ये एक लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है। अगर आप कहें, वैसे तो क्वांटिटी को क्यों लिखते हैं, बेस ईयर के साथ नॉट लिखेंगे ना, तो आप कहेंगे बेस ईयर में व्हीट की जो क्वांटिटी यूज की गई है, ये किसी फैमिली का बजट हो सकता है, वो 200 यूज की गई है, क्योंकि क्यू नॉट क्वांटिटी कंज्यूम्ड। एक्चुअली 200 यूनिट व्हीट यूज नहीं की गई। आपने नोट क्या करना है कि प्राइस जो दी गई है वो कितनी दी गई है। आप समझ लें 100 केजी का एक थैला बैग था व्हीट का, उस बैग की कीमत दी गई है वो ये 100 रुपए है। इसकी पर 100 केजी 100 किलो का थैला था जिसकी कीमत 100 रुपया थी 1988 में। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस फैमिली ने कितनी क्वांटिटी व्हीट की यूज की है, तो आप उसे 200 यूनिट नहीं बोलेंगे, बल्कि आप बोलेंगे उसने 2 यूनिट व्हीट यूज की है, यानी कि 2 थैले। कैसे? मैंने इस 200 को इस 100 से डिवाइड किया तो 2 यूनिट बने। उस फैमिली ने जो व्हीट कंज्यूम की है, जो कीमत दी गई है, उसके मुताबिक उसने 2 बैग यूज किए हैं, चूंकि जो कीमत दी गई है वो 100 केजी के बैग की है। तो 200 केजी का मतलब है कि इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर लूं तो ये 2 यूनिट बनते हैं, 2 बैग कह दें। इसी तरह से जो राइस है, राइस के उसने 80 यूनिट नहीं यूज किए, क्योंकि ये जो कीमत दी गई है ये 1 केजी की नहीं दी गई, बल्कि ये 40 केजी की कीमत दी गई है। यूनिट ऑफ प्राइस के प्राइस कितने यूनिट की दी गई है? 40 की। 80 केजी राइस यूज करने का मतलब है कि दिस डिवाइडेड बाय 40, तो उसने 2 यूनिट जो है वो राइस यूज किए। इसके बाद घी 60 केजी और कीमत भी पर 1 केजी दी गई है। ओके, 60 केजी ही यूज हुआ है, 60 यूनिट ही यूज किए गए हैं। इसी तरह से शुगर 120, क्योंकि वो भी 1 केजी है, और इसी तरह से जो 750, क्योंकि वो भी 1 लीटर की कीमत। तो 750 का मतलब, अब ठीक है, अब क्वांटिटी कंज्यूम्ड जो है वो क्यू नॉट बनेगी 2 यूनिट, 2 यूनिट 60 यूनिट 120 और 750, और ये उनकी प्राइसेस आ जाएंगी। अब चूंकि उसने वेट्स दिए नहीं हुए, तो फिर कहा गया है कि बाय डिफॉल्ट हम इसको एज अ वेट कंसिडर करेंगे।
ठीक, इसको एज अ वेट कंसिडर किया जाएगा और आपको कैलकुलेट करना है पहले आई कैलकुलेट करना है ना। अच्छा, एक उसने दिया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, पहले वाला जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है वो तो ये वाला है, पी एन क्यू नॉट, और हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे पी एन क्यू नॉट, ये पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू नॉट, तो ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर आ गया। 42% चीजें जो है इनकी कीमतें जो है वो इंक्रीज की हैं। कौन सा मेथड है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड वन इज द हाउस होल्ड बजट मेथड। पहले आपको कैलकुलेट करने हैं प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है ना, पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100, उसी तरह से पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100, ये पी एन है ओवर पी नॉट इंटू 100, 125 आ जाएगा, पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100 160 आ जाएगा, पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100 150 आ जाएगा। ये हो गया आई, और डब्ल्यू क्या रखना है? डब्ल्यू आपने रखना पी नॉट क्यू नॉट। तो ये पी नॉट क्यू नॉट जो है वो डब्ल्यू हो गया, ये आई हो गया। आई डब्ल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया तो लास्ट कॉलम आ गया। आई डब्ल्यू को मल्टीप्लाई किया तो लास्ट कॉलम जो है वो आपके पास आ गया। आंसर दोनों से एग्जैक्टली सेम ही आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर आप इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें सॉल्यूशन से पहले इनको सिंप्लीफाई करें तो ये बेसिकली इसके साथ कैंसिल हो जाता है ये, और हमारे पास न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन ये रहती है, डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन ये रहती है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो फिर वही फार्मूला नहीं लेस्पेयर वाला बना, यही बना, यही वाला। तो दैट्स वाई दोनों से आंसर सेम ही आएंगे, दोनों से आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएंगे, चाहे आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड लगाएं या हाउस होल्ड बजट मेथड लगाएं। अगर वेट्स पी नॉट क्यू नॉट हैं और उसने खुद वेट्स नहीं दिए हुए तो फिर दोनों फार्मूले आपको यहां पर सेम ही आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक आपको पता है जी, अब कैसे आपने दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर की मदद से। कल इसी चीज की हमने एक प्रैक्टिस की थी कि जी उनको मल्टीप्लाई कर लें और सम कर लें। तो ये एक सीपीआई मेजर करने के दो मेथड भी आपसे एक्सप्लेन हो गए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड हाउस होल्ड बजट। जी कोई क्वेश्चन किसी ने करना हो? सर ये कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा है, इनको हम कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी नहीं मतलब मुश्किल ही है, तो इतना ज्यादा काम अब पेपर में टाइम होगा हमारे पास 3 मिनट के अंदर? ये तो मुझे नहीं बेटा पता कि पेपर के अंदर होगा कितना टाइम कैलकुलेटर पे। कल फीड करना सिखाया था आपको? सर फीड करना तो सिखाया था, लेकिन वो इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस है, टाइम तो लग जाएगा इनको ज्यादा। वो तो फिर आपको प्रैक्टिस ही करनी है, फिर तो आप बेटा आपको प्रैक्टिस ही करनी, क्या कह सकता हूँ। आपने कहा जी सर आते हैं, तो मैं कहता हूँ आते हैं। ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है और ये जो हाउस होल्ड है, दोनों आंसर्स तो सेम दे रहे हैं, तो हम ये दोनों को डिफरेंट ही क्यों यूज करते थे? आपको वो फर्ज करें प्राइस रिलेटिव्स दे दे, प्राइस रिलेटिव्स दे दे, आप हर क्वेश्चन को ऐसा क्यों समझते हैं कि आपको सारा कंप्लीट न्यूमेरिकल हर क्वेश्चन में आएगा? वो आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछता, व्हाट आर द टू, हाउ मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट द सीपीआई टू, ये नहीं आ सकता? आ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि किस सीपीआई के किस मेथड में प्राइस रिलेटिव्स यूज होते हैं हाउस होल्ड बजट में, एक नंबर का, तो आ सकता है ना। तो मैं आपको कह दूं कि बस यही एक मेथड होता है, एग्जाम में आ जाएगी कि कितने सीपीआई के मेथड होते हैं, आपने कहना जी एक ही सिखाया है, इसलिए बताया जा रहा है ना। जो आर्टिकल पढ़ाया जाता है उसके अंदर जितने भी पॉसिबल चीजें आपके कोर्स में आई कैप में लिखी हुई हैं, टीचर वही करता है। एग्जाम में उसमें से क्या आती है वो डिपेंड करता है। हो सकता है सिर्फ मेथड के नाम ही पूछ ले, कितने होते हैं, 2 होते हैं, सिर्फ ये पूछ ले किस मेथड में प्राइस इंडेक्स यूज होते हैं, इंडेक्स प्राइस रिलेटिव्स यूज होते हैं, तो इसमें प्राइस रिलेटिव्स यूज होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि जी कौन सा मेथड ऐसा है जो कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो कि लेस पेयर के साथ जाके मैच करता है एग्रीगेट में, तो ये वाला।
तो इस तरह से तो बहुत सारे क्वेश्चन है। जहां तक बात है इनकी कैलकुलेशन की, मैंने तो दोनों कर दिए ना, ताकि आपको प्रैक्टिस के तौर पे सिखा दिए। अब एग्जाम में आता है एक, अगर एक मेथड आता है तो कितनी देर लगेगी कि आप इसको और इसको कैलकुलेटर पे फीड करके ये आंसर लें। तो आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो चार चार तो रीडिंग है सारी। इसकी प्रैक्टिस और किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी और कोई? देखिए मैं फर्ज करें ये पिछला क्वेश्चन करवाया ना आपको, ये वाला, आप कहेंगे, आप फिर कहेंगे एग्जाम में, एग्जाम में इनमें से कोई एक पार्ट, कोई एक पोर्शन, मैं तो नहीं कह रहा सारा कुछ ही आना है। मैंने तो आपको ये बता दिया लेस पेयर का कैसे करते हैं, पार्शी कैसे करते हैं, फिशर कैसे करते हैं। इट मे बी वो आपको लेस पेयर भी दे दे, पार्शी भी खुद ही दे दे, और कह दे जी फिशर आइडियल इंडेक्स क्या होगा। आप बस दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले देंगे। जिनको तो पता है वो उनका जीएम होगा, वो बता देगा। जिनको नहीं पता वो कहेगा जी डेटा किधर है कि हम फिशर का कैलकुलेट करें। भाई आपको पता होना चाहिए फिशर का जो है वो लेस पेयर और पार्शिस का है, तो डायरेक्टली बता दें आप इसमें। तो कई है। अब इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, लाइक एक क्वेश्चन ये आया था, बल्कि आप अगर आप लिख लें कि मतलब इसी के रेलेवेंट था, इफ फिशर एंड बेस ईयर वेटेड इंडेक्स, बेस year weighted price index numbers are 120 and 118. If the Fisher and base year weighted price index numbers are 120 and 118, find current year weighted index number. Current year weighted index number, current year weighted index number, कहता ये फाइंड करें। बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, लेस पेयर के फार्मूले को बेस ईयर वेटेड इंडेक्स बोलते हैं। करंट ईयर वेटेड इंडेक्स, पैशी के फार्मूले को बेस ईयर वेटेड, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स कहते हैं। फिशर इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर वेटेड एंड द करंट ईयर वेटेड, लेस पेयर इनटू पार्शियल्स। फिशर का उसने 120 दिया हुआ है, लेस पेयर का उसने 118 दिया हुआ है, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स पूछा हुआ है, यानी कि पार्शियल इंडेक्स नंबर। दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 120 स्क्वायर बाय 118, दैट बिकम्स द पार्शियल इंडेक्स नंबर। ठीक, अब एग्जाम में आया, फौरन हमने कहा जी कि फिशर इज इक्वल टू दिस वन, इसकी वैल्यू रखी, कैलकुलेटर उठाया, 120 का स्क्वायर 118, में हाल 1 मिनट में ये 2 नंबर का आया था। क्वेश्चन बैलेंस होते हैं। आपको हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन में आपको 7-8 मिनट लग जाए और 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 10-10 सेकंड लग जाए, तो हो गया ना बैलेंस। 3.5 घंटे हैं और 180 मिनट है और उसको 70 क्वेश्चन करते हैं, तो इतना भी कम टाइम नहीं है। 2-2 ढाई मिनट तो हर क्वेश्चन में है ना आपको, और जो क्वेश्चन आपके 10-12 सेकंड में होने वाले हैं तो उसका टाइम 2-2 ढाई मिनट और 2 मिनट बच गए। 3 क्वेश्चन के 2-2 मिनट 6, एक क्वेश्चन के 2 तो 8 मिनट में तो हो ही जाना सवाल। ठीक है ना? तो ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को ही हर क्वेश्चन को कहेंगे जी इतना ही आएगा, वो कुछ 10-10 सेकंड वाले भी तो होंगे। ऐसे ही एक बड़ा आंसर दे दिया, विच एवरेज इज अफेक्टेड बाय आउटलायर मीन लिखा हुआ था, मैंने टिक किया, आगे चले गया, 10 सेकंड में सवाल हो गया आपका, 5 सेकंड में हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बैलेंस होते हैं। ये नहीं कि हर क्वेश्चन 2.5 मिनट में ही सॉल्व करना लाजमी होता है, कोई 10 सेकंड में भी तो होगा ना कोई क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इस तरह से हम सीपीआई जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो हो गया
कि जी सीपीआई क्या है, एक इंडेक्स नंबर है किन आइटम का जो बास्केट ऑफ गुड आइटम्स का क्या करता है, ये महंगाई मेजर करने का एक आला है, एक बैरोमीटर के तौर पे काम करता है, पता चल जाता है। अच्छा जी, एक तो बात हो गई। फर्ज करें 2019 में एक कोई पेंसिल थी और वो पेंसिल आती थी 10 रुपए की। 10 रुपए का आप नोट देते थे 2019 में, तो आप पेंसिल खरीद लेते थे। आज है 2021, 2021। अब वही पेंसिल जो आपने यहां पर 10 रुपए की खरीदी थी, अब आप उसे 10 रुपए वाले 2 नोट देंगे यानी कि 20, तो आप वही एक पेंसिल खरीद पाएंगे। 1990 में वही पेंसिल आप खरीदी 10 रुपए की, 2021 में 2 साल के बाद पेंसिल वही है जो आपने यहां खरीदी थी, लेकिन अब आपने इस तरह के 2 नोट दिए यानी कि 20, तब आप वही पेंसिल खरीद पाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2021 के जो 20 रुपए थे वो 2019 के कितने पैसों के बराबर चीजें खरीद के देते हैं आपको, आपने कहना जी 10 रुपए के बराबर। 2021 के 20, 2019 के 10, जो चीज वहां 10 की आती थी एग्जैक्टली वो चीज 20 की आ गई, तो आप कहेंगे नहीं 19 के मुकाबले में ये जो 10 रुपए हैं ये आधा रह गया है, 5, ये भी आधी कीमत इसकी रह गई है। महंगाई जो बढ़ी है, महंगाई बढ़ी। अक्सर यही वर्ड आपके बुजुर्ग बोलते हैं कि जी आपके जमाने का 1,00,000 रुपया, आपके दादा कहते हैं हमारे जमाने के 1,000 रुपए के बराबर था। ये कहते हैं ना, मतलब वो 1,000 रुपए का फर्ज करे 1 तोले सोना खरीद लेता, 1 तोला सोना, और आज वो 1,00,000 रुपए का तोला है ना। तो फिर वो ठीक कह रहे हैं ना कि जी हमारे जमाने का 1,000 और आपके जमाने का 1,00,000 बराबर, चूंकि वो 1 तोला सोना वहां 1,000 का आता था, आज सोना वही 1 तोला है, आता 1,00,000 का है, तो ठीक कह रहे हैं वो। देखने में तो आज के पैसे 1,00,000 रुपया है, लेकिन आपके दादा के जमाने से कंपेयर करें तो उस वक्त के 1,000 रुपए की जितनी चीजें आती थी अब 1,00,000 की आती हैं। ये देखने में तो आपको ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन इसकी परचेजिंग पावर कम है, कुव्वते खरीद कहते हैं जैसे, परचेजिंग पावर इसकी कम है। देखने में वो 20 है, लेकिन इसकी कुव्वते खरीद परचेजिंग पावर 19 के मुकाबले कहा जाए तो 10 रुपए के बराबर होती है। बताना है कि जी परचेजिंग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुव्वते खरीद कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉन्सेप्ट है डिफ्लेटिंग का। कहता डिफ्लेटिंग क्या है? डिफ्लेटिंग इज अ प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑफ करेक्टिंग और एडजस्टिंग अ वैल्यू, कीमत, रुपए की कीमत कह दें, विच हैज इन्फ्लेटेड। आपको 20 नजर आती है, लेकिन अगर उसकी करेक्शन या एडजस्टमेंट करें ना, जैसे मैंने कहा कि 2021 में वो 20 रुपए नजर आते हैं, लेकिन 19 के साथ उसकी एडजस्टमेंट करके देखें तो वो 10 रुपए के बराबर है, तो 20 लेकिन है खरीदने में 10 रुपए के बराबर। इट मेक्स अलाउंसेस फॉर द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस। कहता है ये क्यों करना है, और प्राइस बदल गई है, कीमतें बढ़ गई हैं, वो जो 10 रुपए था वो 20 रुपए के बराबर हो गया, तो इसको हम उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कॉल करते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ अ रूपी, 1 रुपए की कीमत खरीद, 1 रुपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर CPI। जैसे जैसे CPI बढ़ेगा रुपए की कीमत कम होती जाएगी। 1 रुपए की कुव्वते खरीद कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 ओवर CPI मल्टीप्लाई बाय 100। जितना CPI बढ़ेगा, जितनी महंगाई ज्यादा होगी, उतना ही ये आंसर स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल का मतलब है उसकी परचेजिंग पावर उतनी ही कम होती जाएगी। 1 रुपए की
परचेजिंग पावर कैलकुलेट करनी हो, उस साल जो सीपीआई कैलकुलेट हुआ है महंगाई की शरह 1 दैट सीपीआई इंटू 100 रुपए की परचेजिंग पावर आ जाएगी। 3-4 वर्ड्स एक ही तरह के हैं। क्या कहता, व्हेन प्राइसेस राइज, जब प्राइसेस बढ़ती हैं, द परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी फॉल्स बिकॉज द परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द सीपीआई। अक्सर आप पढ़ते जी रुपए की कीमत गिर गई, कहते हैं ना डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर गई, महंगाई हुई, रुपए की कोई वैल्यू नहीं गई। फकीर भी कहता है आप उसे दे हाँ आज 5 रुपए, कहेगा रख लो, इसका क्या आता है, परचेसिंग पावर की बात कर रहा है, ठीक है ना, परचेसिंग पावर की बात कर रहा है। कहता जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाएंगी ये जो हमारे रुपए हैं ये कागजों की तरह होते जाएंगे, इनकी परचेजिंग पावर जो है, इसमें जो कुव्वते खरीद है ऐसा कह ले, वो कम होती जाएगी। वो इसलिए कि मैं रोटी लेने गया हूं 10 रुपए की, हर एक की जेब में 10 रुपए हैं, वो कहेगा जी रोटी एक है, बंदे 10 है, मैं तो 20 की दूंगा। कम है ना डिमांड, उसकी सप्लाई, चीजें महंगी होगी तो रुपए की, तो मेरी जेब में पॉकेट 10 रुपए पड़े रहे, मुझे उसका कुछ आना ही नहीं है। तो किसी भी रुपए की परचेजिंग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मैं जो आपके साथ सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूं स्टैटिस्टिक्स का, ये बेस करता है, या मेरा जो काम है वो है कैलकुलेशन आपको समझाना। अब उसकी कीमत कैसे डिटरमिन होती है, स्टेट बैंक करता है, बाकी बैंक करते हैं, गवर्नमेंट का कौन सा अदारा करता है, ये मेरा काम नहीं है, या इस क्लास की डिस्कशन नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की क्लास आपने अगले मॉड्यूल में पढ़नी है, उसमें ये टीचर आपको बताएंगे कि जी ये कैसे डॉलर के साथ कैसे इसकी प्राइस लिंक होती है। ये मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी किसी भी 1 रुपए की परचेजिंग पावर कैसे कैलकुलेट करनी है। ये फार्मूला है 1 over CPI into 100। आपको भी पता है ये इनवर्सली रिलेटेड है, जैसे सीपीआई बढ़ेगा रुपए की कीमत उतनी कम होती जाएगी। इसी तरह के 3-4 वर्ड्स हैं। एक है रियल वेजेस। वेजेस कहते हैं एक दिन, जैसे मजदूर नहीं होता, उसकी जो मजदूरी होती है, एक दिन की काम किया, उसी दिन आपने उसे पैसे पकड़ा दिए कि लो भाई मजदूरी ले लो शाम को, उसे वेजेस कहते हैं। डेली वेज, एक तो सैलरी होती है ना जो एक जॉब करते हैं और एक फिक्स टाइम के बाद उनको मिलती है, तो ये है रियल वेजेस। अब रियल वेजेस से एक्चुअली क्या मुराद है, कहता है आपने किसी मजदूर को दिए 90 रुपए, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है कि वो 90 रुपए देखने में है, अगर उसकी वो कुव्वते खरीद की बात करें तो वो इतनी नहीं है। तो जो पैसे हमारे पास होंगे महंगाई के साथ उसे एडजस्ट करें, जो कीमत आएगी वो उसकी रियल वेजेस कहलाएगी। असल में वो है कितना, एडजस्टिंग और द करेक्टिंग फॉर द प्राइस चेंजेस, उसे सीपीआई के साथ उसे कंपेयर करें। सिंपल इज दैट, इस 1 रुपए की मैंने कीमत निकाली है, यहां उसने 500 रुपया लेता है एक दिन का, सीपीआई के साथ एडजस्ट करके बताएं कि वो 500 नहीं है, उसकी कीमतें खरीद कितनी है, वो 1 रुपए की है। रियल वेजेस का मतलब है 500 या 5000 या 4000, जिसकी भी कहेगा हम उसकी परचेजिंग पावर कह दें, कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन उसको क्या वर्ड बोलते हैं, रियल वेजेस। देखने में 500, खरीदने में 410, ये है उसकी रियल वेजेस। तो एक वर्ड है रियल वेजेस। कहता है द रियल वेजेस अलोन would tell us whether a wage earner, जो मजदूर है, is better off, आगे से वो ज्यादा अर्न कर स्टार्ट कर दिया, और worse off, या पहले से भी ज्यादा वर्स हो गया, as a result of price change। फर्ज करें एक मजदूर लेता था पहले 800, अब वो ले रहा है 900। आपने कहा अच्छा बेहतर हो गया, वो क्यों, पहले 800 था अब 900। ये तो उसकी मनी वेजेस हैं। हो सकता है वहां पर महंगाई जो है वो इतनी ना हो, ठीक, और पैसे तो उसके 100 बढ़े, महंगाई 150 रुपए बढ़ गई, यानी कि जो चीज 100 रुपए की आती थी अब वो 150 की हो गई, तो फिर तो 900 रुपया बढ़ा नहीं, फिर तो उसके कम हो गए पैसे, तो वो वर्स ऑफ हो गया है, बेटर ऑफ नहीं हुआ, वर्स ऑफ हुआ है। क्यों, 5% उसकी वेजेस बढ़ी, 10% महंगाई बढ़ गई,
तो फिर बेहतर कैसे हुआ? वो तो वर्ष हो गया। क्यों फिर लोग शोर मचा रहे हैं? अब मैंने घर में काम कराया, मजदूर मुझसे 1000 रुपया ले रहा है डेली वेजेस। 4 साल पहले मुझे याद है उसको मैंने 700 रुपया दिया था। तो फिर तो मैं कह सकता हूँ भाई तुम तो अच्छा खासा कमा रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है। तो वो कहेगा नहीं, महंगाई भी हो गई है। महंगाई के साथ देखूं तो शायद वो 1000 रुपया लेके भी नुकसान में है, क्योंकि वो चीजें जो पहले 700 रुपए की अपने घर ले जाता था, आज 1200 रुपया मिलेगा तो तब वही चीजें अपने घर लेके जाएगा, तो बेटर ऑफ तो ना हुआ, वो तो वर्स ऑफ हो गया। कहते रियल वेजेस से एक्चुअली पता चलेगा आपको कि जो वेजेस हैं वो अच्छी बेहतर हो रही हैं या वर्स जा रही हैं। कहता उनकी एक्चुअल वैल्यू से ना देखें, बल्कि उनकी रियल वैल्यू देखेंगे तो पता चलेगा। और रियल वेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो कीमत है डिवाइडेड बाय सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100, उसकी रियल वेजेस आपको पता चल जाएगी। इसी तरह का एक और वर्ड है, वर्ड सारे सेम ही है, डिफ्लेटेड इनकम। जो इनकम आप कमा रहे हैं उसको सीपीआई के साथ अगर आप मैच करें या एडजस्ट करें, फिर बताएं वो कितनी इनकम कमा रहा है। ये एक ही तरह के वर्ड्स हैं, ये डिफ्लेटेड इनकम, रियल वेजेस, मतलब एक ही है, डिफ्लेटेड इनकम। इसी तरह से रियल पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है पर पर्सन इनकम को, पर पर्सन इनकम। आपके मुल्क ने, वो पीएम कहता है, आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी इस मुल्क का बच्चा 3 लाख से 3.5 लाख का मकरूज है, कर्ज देना है। आपने कहा हमने तो नहीं लिया। भाई आपकी रियासत, आपके मुल्क ने कर्ज लिया है, जितना आपके मुल्क के ऊपर कर्ज है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, पर कैपिटा लोन आ जाएगा। पर पर्सन, पर कैपिटा, पर पर्सन लोन आ जाएगा हर एक के जुम्मे कितना, ये बताने का एक तरीका होता है, पर पर्सन लोन। रियल वेजेस, रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि कोई इनकम अर्न की जा रही है, उसकी रियल वैल्यू है क्या, उसे हम कहते हैं रियल पर कैपिटा इनकम। तो ये तीनों वर्ड सेम है, रियल वेजेस, डिफ्लेटेड इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम। कहते हैं रियल इनकम इज द इनकम आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट्स ऑफ inflation on purchasing power. For example, if you receive a 2% salary increase over the previous year, आपकी सैलरी 2% बढ़ गई, and inflation for the year is 1%, 1% महंगाई बढ़ गई, then your real income will only increase by 1%. रियल की बात हो रही है, एडजस्टमेंट की 2% इनकम बढ़ी, 1% महंगाई बढ़ गई, तो फिर आप कहेंगे देखा जाए तो 2 नहीं, रियल में देखा जाए तो महंगाई के साथ तो फिर 1% का ही उसमें जो है वो इजाफा हुआ है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं, गवर्नमेंट हमारी तनख्वाह बढ़ा दी 10% इस साल, मैंने कैलकुलेट किया तो मेरी तनख्वाह कम हुई है 7%, क्योंकि वो जो महंगाई के साथ किया वो 17-18% बनती थी। गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ाई 10%, महंगाई हुई 17%, तो मेरी तनख्वाह कम हुई रियल में 7%, रियल में, ठीक है ना। तो ये है रियल वेजेस। हम इन चीजों को देखते हैं, हम इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं। महंगाई देखें, उसने कहा था, वो क्या आपका जो फवाद चौधरी है, उसने कहा था महंगाई हो गई है कोई बात नहीं, लोगों की इनकम बढ़ गई है, कमाई बढ़ गई है, तो उनको इतनी फर्क नहीं पड़ रही। बिल्कुल वो उसने ठीक लफ्ज बोला है कि जी चूंकि हमारी इनकम बढ़ गई है तो महंगाई हमें असर नहीं करती, लेकिन मसला ये है महंगाई बढ़ी है 15%, इनकम बढ़ी है 10%। अब तो है, ये होता ना कि महंगाई बढ़ी है 20%, इनकम बढ़ती 20%, तो फिर महंगाई को हमें कुछ नहीं कहना था। वो जो 15 रुपए की चीज थी वो 30 रुपए की हो गई, तो पहले मैं 15 रुपए कमा रहा था, मैं 30 कमा रहा हूं, तो अब भी मैं खरीद सकता हूं। पहले मेरे पास पैसे भी 15 थे और कीमत भी 15 थी, मेरी इनकम बढ़ के 30 हो गई, महंगाई बढ़ के 30 हो गई, मैं अब भी वही चीज खरीद सकता हूं, तो मैं कहूंगा मुझे महंगाई ने कोई फर्क नहीं डाला। महंगाई फर्क उस वक्त डालती है कि आपकी इनकम कम बढ़े और आपका जो
सीपीआई है, महंगाई है, वो उससे ज्यादा बढ़े, देन हम कहते हैं कि हमें फर्क है। चूंकि एग्जाम में ये 3 वर्ड्स आए हुए हैं, रियल वेजेस कैलकुलेट करें, डिफ्लेटेड इनकम बताएं, रियल पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, मकसद तीनों का एक ही है कि जो चीज हम अर्न कर रहे हैं उसकी सीपीआई से एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर बताना है कि असल में हम कमा क्या रहे हैं। क्योंकि ये वर्ड वो तीनों यूज करता है एग्जाम में, इसलिए ये तीनों वर्ड मैंने जो हैं वो यहां यूज किए। मैंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ उस वक्त देना है जब मैं कहूंगा पूछे। इस तरह से तो कोई भी दरमियान में हाथ खड़ा करके कह दें जी रुक जाएं। मैं सिर्फ उस वक्त आंसर किया करूंगा जब मैं आपको कहूंगा कि जी अब पूछें, तो जी अब पूछें किसने पूछना है। जी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, आपकी वॉइस हो रही है। जी आपका नेट का इशू है आपकी साइड से, क्योंकि आपकी आवाज मेरे पास ब्रेक होके आ रही है। आपकी नेट स्पीड जो है ना वो प्रॉब्लम कर रही है। आपकी नेट स्पीड, इस साइड से नेट स्पीड का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज आपकी आवाज मेरे पास बहुत डिले के साथ, ब्रेक के साथ आ रही है। तो आपको अपनी साइड का नेट स्पीड चेक करना है, मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी और के पूछता हूं। जी आप बोलिएगा, आपको आवाज मेरी सही सुनाई दे रही है? जी बोलिएगा, मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है? जी बोलिएगा, आपको मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। जी तो बच्चे जिसने मुझे ये कहा था ना, एक्चुअली दोनों साइड की होती है। आपने बीसी में पढ़ा होगा सेंडर और रिसीवर। सेंडर साइड ठीक है, रिसीविंग साइड में प्रॉब्लम है। जो आपके बिट्स आ रहे हैं, जो आपको यहां से तो बिट्स जा रहे हैं, वहां पर बिट रिसीविंग जो है ना वो स्लो है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ लैग इन माय वॉइस। आप इसको चेक करेंगे, मेरी साइड से कोई इशू नहीं है क्योंकि बाकियों ने कंफर्म किया है। मॉर्निंग टाइम पर भी पहली क्लास में भी 2 बच्चों को इशू चल रहा था जी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन उनकी साइड्स पे प्रॉब्लम था कि थोड़ा सा उनका नेट इशू था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम था। चलिए जी अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। फॉलोइंग टेबल गिव्स डेली वेजेस, वेजेस होती है डेली बेसिस पर है, डेली वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर सीपीआई बेस्ड ऑन 1968। उसने डेली वेजेस दी हुई है किसी मजदूर की, साथ उसने प्राइस इंडेक्स नंबर भी दिया हुआ है। और जो जो प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट उसने किया है 70 का, वो 68 की बेस पर लिखा ना, बेस्ड ऑन, यानी कि जो प्राइस जाहिर है सीपीआई या इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बेस ईयर बना के, उसने जो बेस ईयर कैलकुलेट बताया वो 68 है, उसके हिसाब पे ये कैलकुलेशंस परफॉर्म की है। कह सकता हूं 70 में 20% महंगाई ज्यादा हुई 68 के मुकाबले में, 71 में 30% लेकिन 68 के मुकाबले में, 50% ज्यादा 68 के मुकाबले में, 150% ज्यादा 68 के मुकाबले में। क्यों? ये बेस्ड ऑन 1968 है। क्वेश्चन कहता कंप्यूट द रियल वेजेस एंड कमेंट, रियल वेजेस बताइए। तो ये क्या दिया हुआ? मनी वेजेस। क्या फॉर्मूला पड़ा था? वेजेस दी हुई है, सीपीआई दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर ही होता ना सीपीआई बस। क्या फॉर्मूला था रियल वेजेस का? दैट इज मनी वेजेस विच इज 75 ओवर सीपीआई विच इज 120 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था ये लिख रहा हूं ना, मनी वेजेस ओवर सीपीआई इंटू 100। पहले साल के वेजेस है 75, सीपीआई आपके पास है 120 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 62.5। जो 70 में 75 रुपए हैं, 75, वो अगर
68 का साथ कंपेयर किया जाए, देखने में तो 75 रुपए हैं, 68 के मुकाबले में वो 62 रुपए 50 पैसे हैं। आप इसको ऐसा भी कहोगे कि 1968 में जो चीज 62.5 रुपए की आती थी, 70 में 2 साल के बाद वो 75 रुपए की वही चीज आ रही है। देते आप 75 रुपए हैं, खरीदते वही आइटम है जो पहले 62.5 रुपए में आप खरीद लेते थे। देखने में 75, उसकी रियल वैल्यू अगर देखी जाए 68 के मुकाबले में तो वो 62.5 रुपए बनती है। अब जरा बाकियों को भी देख लें। महंगाई और बढ़ गई, पैसे तो जरूर उस मजदूर के बढ़ा दिए, $80 पे चले गया, लेकिन उसकी रियल कीमत देखें, अब वो 62 रुपए पहले कमा रहा था, अब 61 कमा रहा है। आपने कहा नहीं जी 80, वो भाई ठीक है, महंगाई उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ी, उसकी वेजेस इतनी नहीं बढ़ी, इसकी रियल वैल्यू और कम हो गई। नेक्स्ट, 90 रुपीज अर्न कर रहा है, लेकिन इस 90 को अगर आप सीपीआई की एडजस्टमेंट के साथ देखें, इस 90 को सीपीआई की एडजस्टमेंट के साथ देखें तो ये और कम हो गई, 60 रुपए का रह गया। कमा वो 100 रुपया रहा है, महंगाई 100% बढ़ गई, 100 रुपये आधा रह गया 50। कैसे? 100 ओवर सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100, 50 रुपए रह गए, ये 50। अब जरा देखिएगा, कमेंट करने के लिए कहा, ऑल्दो द वेजेस आर इंक्रीजिंग, 75 था 80, अगले साल 90, अगले साल 100, अगले साल 120, बट रियल वेजेस आर डिक्रीजिंग, कम होती जा रही कमाई उसकी। क्यों? सीपीआई की बढ़ने की स्पीड, महंगाई के बढ़ने की स्पीड उससे भी तेज, तो रियल वेजेस कम। अब एग्जाम में कोई एक आध रियल वेज पूछ लेता आपको, ठीक, या एमसीक्यूज ऐसा दे देता है, wages are increasing and real wages are also increasing, wages are increasing but real wages are decreasing, इस तरह के 2-3 ऑप्शन। तो आपको कह रहा रियल वेजेस कैलकुलेट करके देख लो कि वेजेस तो इंक्रीज कर रही हैं लेकिन रियल वेजेस एक्चुअली डिक्रीज हो रही है। मतलब क्या? देखने में तो पैसे बढ़ रहे हैं, महंगाई की शरह उससे भी तेज है, जिसकी वजह से रियल वेजेस जो है वो रूटीन से कम हो रही है। जी कोई क्वेश्चन हो आपकी जानिब से? जी बोलिएगा। सर अगर वेजेस इंक्रीज हो रही हैं और प्राइस इंडेक्स आपका सेम रहता है तो रियल वेजेस भी इंक्रीज होंगी? रियल वेजेस कैसे? जी बिल्कुल, फिर तो ज़ाहिर रियल वेजेस भी तो इंक्रीज होगी ना। तो सिंपल, हमें एमसीक्यूज में ऐसे भी आ सकता है कि प्राइस इंडेक्स रिमेन सेम एंड वेजेस इंक्रीजिंग, द रियल वेजेस आर आल्सो जी इंक्रीजिंग या बिल्कुल, डिक्रीजिंग? जी बिल्कुल, ज़ाहिर वेजेस बढ़ रही है, प्राइस इंडेक्स तो उधर ही है, डिनोमिनेटर सेम रह रहा है, डिनोमिनेटर सेम रह रहा है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर बढ़ता जा रहा है तो आंसर बढ़ता जाएगा। इसमें हो क्या रहा है, न्यूमिनेटर तो बढ़ रहा है, 75 था 120, वो इंक्रीज करके 80 पे गया, लेकिन डिनोमिनेटर और ज्यादा बढ़ गया। तो आपको पता है नीचे जितनी बड़ी क्वांटिटी आती है नंबर उतना ही कम होता जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि वो आपको कह दीजिए कि इंडेक्स नंबर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट 120, तो फिर तो वेजेस इंक्रीज करेंगी, चूंकि डिवाइजर सबका सेम है तो न्यूमिनेटर इंक्रीज करेगा, तो ज़ाहिर रियल वेजेस भी फिर बढ़ती जाएंगी। तो कमेंट यही है, अपेरेंटली वेजेस आर इंक्रीजिंग, वेजेस बढ़ रही हैं, अपेरेंटली नजर आ रहा है, बट इन रियलिटी, अब रियल वेजेस की बात हो रही ना, रियलिटी का मतलब असल में क्या हो रहा है, इन रियलिटी वेजेस आर डिक्रीजिंग, रियलिटी मीन रियल वेजेस, असल में वेजेस कम होती जा रही, यही कमेंट था इसके ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, पिछली एग्जांपल में सीपीआई खुद ही कैलकुलेट करके दिया, इस एग्जांपल में वो कहता है कैलकुलेट भी करें, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग दैट इज सीपीआई, कैलकुलेट भी करना, कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर 2005, 2005 का कहता है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें, टेकिंग ईयर 2000 एज द बेस। उसमें उसने खुद ही सीपीआई कैलकुलेट करके दिया, इसमें कहता कैलकुलेट कर ले, ठीक हो गया।
डेटा दिया हुआ है, कहता परचेजिंग पावर भी कैलकुलेट करें 1/CPI। CPI होगा तो परचेजिंग पावर भी आ जाएगी। फिर उसने कहा रियल पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट करें। अगर उसकी करंट इनकम जो है वो 50,000 हो तो 50,000/CPI × 100। सारी बातें CPI पे जाकर खत्म होती हैं। उसने आर्टिकल दिए हुए फूड, क्लॉथ, एजुकेशन, रेंट, फ्यूल और अदर्स। ये उसने कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, 2000 के एक्सपेंस, 2000 के 2000 में इस फूड की प्राइस उसने दी हुई है, क्लॉथ की प्राइस है, एजुकेशन, जो भी इसमें ना डेटा वो हजारों हुजूरों में नहीं रखते ताकि वो ये ना हो कि कैलकुलेटर से बंदा खप जाए। $60-40 में हो सकती है। और फिर 2005 में कहता प्राइस 100 से बढ़ के 100, प्राइस 50 से 100, 60 की 40 से 60 हो गई, 25 से 50 और 35 से 55 पे चले गए। कहता पहला काम तो था क्या, कहता जी पहले आप CPI कैलकुलेट करें, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के लिए मैंने कहा या तो आप ये फार्मूला यूज करोगे, प्राइसेस तो हैं, प्राइसेस तो हैं, 1 कह दें या n कह दें, एक साल हो तो 1 कह देते हैं, ज्यादा हो तो n कह देते हैं, लेकिन Q0 नहीं है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड नहीं ना है। अच्छा, दूसरे में क्या होता था, दूसरे में आपके पास ये वाला ऑप्शन था, और उसमें क्या करते थे, उसमें हम कहते थे कि जो I है ये है इंडेक्स नंबर I। हाँ ये तो कैलकुलेट हो जाएगा ना कैलकुलेट, ये हो जाएगा। अब आप कहें जी W जो है, बात तो फिर वही आ गई कि P0 Q0 है, वहां था अगर मेंशन नहीं है, यहां एक्सपेंस दिया हुआ है वेट्स, मतलब कि जो शख्स या जो फैमिली जिस आइटम के ऊपर जितना ज्यादा एक्सपेंस कर रही है, इसका मतलब है वो उनके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ फैमिलीज होती हैं वो खाने पीने पर ज्यादा जोर देती हैं, कहते कपड़े लत्ते की खैर है, पुराना पहन लो, खाओ अच्छा। कोई फैमिली कहती है एजुकेशन हमारे लिए ज्यादा मैटर करती है, खाना को इतना नहीं है, बच्चों की फीसें दिस मैट। यानी कि इस एग्जांपल में Q0 तो नहीं है, लेकिन जो एक्सपेंस दिए गए हैं ये करेंगे एक्ट एज अ वेट। तो फिर हाउस होल्ड बजट मेथड यूज होगा, जिसमें पहले आप कैलकुलेट करेंगे I, इसका फार्मूला वही है P/N/P0 × 100, और ये एक्ट होगा एज अ वेट। उसके बाद ये I और W मल्टीप्लाई करके और आप इसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर देंगे। 159.21 पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पिछली एग्जांपल में ये CPI आ गया, इंडेक्स नंबर आ गया, CPI आ गया। 159.21 परचेसिंग पावर 1/CPI × 100 0.6281। वो जो ₹1 है, ₹1 महंगाई के साथ उसकी एडजस्टमेंट करें तो वो 62 पैसे की कीमत खरीद रखता है। यानी कि वो आइटम जो 2000 में आप 62 पैसे का खरीदते थे, वही आइटम 2005 में जाके आप ₹1 का खरीद रहे हैं। ₹1 2005 का ₹1 2000 के मुकाबले में 62 पैसे की हैसियत रखता है। दोनों तरह से बोलता हूं ना कि जैसे वही बात है जी, आपका ₹1,00,000 हमारा ₹1000 की हैसियत रखता है। वो चीज 1000 की आती थी, आज वो 1,00,000 की आती, तो ₹1,00,000 हो गया ना उस वक्त के 1000 के बराबर। अब उसने कहा 50,000 की, तो 50,000 की निकाल दें। पर कैपिटा इनकम ऑफ 50,000 एडजस्टेड विद द CPI, देखने में 50,000, लेकिन अगर आप उसकी रियल वैल्यू की बात करें तो वो 31,450 ₹5। मतलब कि 2005 में आपके पास अगर ₹50,000 हो और 2000 में आपके पास ₹31,405 हो, तो आप वही एक सेम चीज खरीद सकते हो। पहले मैं अपने ग्रोसरी करने जाता था तो मुझे पता था कि मेरा बिल जो बनना है वो कोई 10-12 हजार रुपए की ग्रोसरी का बिल बन जाना है। आइटम ऑलमोस्ट मैं वही खरीद रहा हूँ, वही
मंथली जो भी रूटीन के है, कुकिंग ऑयल है, फलान है फलान है। अब वो जो 12,000 रुपए का मैं लेता था, अब वो 21,000 रुपए का आ रहा है, आइटम वही है। तो मैं कह सकता हूं ना कि जी आज के मेरे 21,000 रुपए 4 साल के पहले के 12,000 के बराबर, क्योंकि उधर भी उतने आइटम आते थे, उधर भी उतने, उधर 12 के आते थे, इधर 21 के आते, तो 21 12 के बराबर हो गया। बस यही चीजें हैं कि जी उसको महंगाई के साथ आप एडजस्टमेंट करें, रियल करें और फिर बताएं। जी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लास्ट वन है, यूज द फॉलोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें भी सीपीआई दिया हुआ है। यूज द फॉलोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टू फाइंड परचेजिंग पावर ऑफ अ रूपी फॉर ईच ईयर। हर साल कहता जी उस रुपए की कीमत खरीद बताते जाए। एंड डिफ्लेट, तीसरा वर्ड, पर कैपिटा इनकम, डिफ्लेटेड इनकम, एडजस्टेड इनकम कहते हैं, जो सीपीआई के साथ एडजस्ट करके बतानी है। 1997 की पर कैपिटा इनकम दी गई है 6200। उस वक्त का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है 100। परचेजिंग पावर का क्या फार्मूला था? 1/CPI × 100, यही था ना। तो फिर 101 ही रह गया परचेजिंग पावर। 1 रुपया 1997 में, चूंकि उधर इंडेक्स नंबर 100 यानी कि ये बेस ईयर है ऐसा कह लें, तो वो 1 था। अब जरा आ जाते 1988 में। 98 में 13% महंगाई ज्यादा हो गई, क्योंकि सीपीआई 13% बढ़ गया। 1 रुपए की कीमतें खरीद कैलकुलेट करनी हो, अब 113 से डिवाइड होगा। 1 रुपया 88 पैसे 88 पैसे का तकरीबन रह गया। 99 में महंगाई 20% और बढ़ गई। 1 रुपया उसकी कीमतें खरीद निकालनी हो 1/120, 83 पैसे का रह गया। 1 रुपया 78 पैसे का रह गया। 140 की वजह से 1 रुपया 71 पैसे का रह गया। 50 की वजह से 1 रुपया 66 पैसे का रह गया। Purchasing power of a rupee is decreasing because CPI is increasing. CPI बढ़ता जा रहा है, परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। अब डिफ्लेटेड इनकम वही, आप सिंपली ये भी कर सकते हो, 1 रुपया अगर 88 रुपए का है, 88 पैसे का है, तो 6700 रुपया कितने का है, इनको मल्टीप्लाई कर दे। 1 रुपए की कीमत खरीद या परचेजिंग पावर अगर आपने कैलकुलेट कर ली है 1 रुपए की, तो जितने की भी आपने कैलकुलेट करनी है उतने की कैलकुलेट कर दे। $6,700 मल्टीप्लाई विद 0.8850, और इसको अगर आप डेसिमल में ले लें 5229.5, 5729.5, वो मैं थोड़ा सा राउंडिंग का मैंने किया होगा, वो मैंने एक्सेल वगैरह से किया, तो इतना फर्क नहीं होता निजाम। अलबत्ता आपने ये कैलकुलेशन कर ली, ये ठीक नहीं है। 8600 कितने का रह गया? 8600 मल्टीप्लाई विथ 0.7143, और इसे डेसिमल में लेके जाए 6142 है, ये 6 है, 9 नहीं है, ये 6142 है। मुझे यहां से आइडिया हुआ कि 8600 है, 1 रुपया अगर 71 पैसे का रह गया तो 8600 रुपया जो है वो इससे कम ही होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता, 9100 तो नहीं बन सकते। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये एडजस्टमेंट कर ले। हाँ जी, 3 चूंकि वर्ड थे, 3 वर्ड यूज किए गए थे, एक ही तरह के क्वेश्चन थे, ये तीनों चारों क्वेश्चन आपके पास पेपर के ही हैं। एक जगह उसने वर्ड बोल दिया रियल वेजेस, वही चीज थी, मैंने 1/CPI × 100 करके लिया। दूसरी जगह परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी और रियल पर कैपिटा इनकम का वर्ड बोला, मतलब वही है। और तीसरी जगह उसने जो वर्ड बोला है वो उसने डिफ्लेटेड इनकम का करके कर दिया। डिफ्लेटेड इनकम मतलब वही है।
तो तीनों स्टेटमेंट्स, तीनों वर्ड्स जो पहले एक्सप्लेन किए थे मैंने साथ साथ उसके न्यूमेरिकली परफॉर्म कर दिए। बेसिक सी चीज है, 1/CPI × 100, ये 1 रुपए की कीमत खरीद है, जिसकी रियल कीमत निकालनी उससे जरब दे दे, उतने रुपयों की रियल कीमत आ जाएगी। रियल कीमत का मतलब एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू CPI हो जाएगा। ये भी आपके पास पेपर की एग्जांपल है, यानी कि आपके पास पेपर में आई हुई है। नेट वीकली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वाज $80। उसकी एक वीक की जो इनकम थी वो $80 है। एंड CPI वाज 160। उस वक्त CPI 160 था। कब? 1980 में। तो 1980 में उसकी इनकम $80 थी और CPI उस वक्त 160 था। इसका मतलब है अगर देखा जाए ना इसके साथ मिला के तो $80 तो रियल में देखने में तो 80 है, वो उस वक्त भी $80 नहीं था, क्योंकि 160 जो CPI है। इट रोज टू 200, CPI की बात हो रही है 84। 4 साल में CPI 160 पे कहता 200 पे चले गए, ठीक हो गया। कहता कैलकुलेट द एडिशनल अलाउंस टू पे टू द एम्प्लॉय इफ ही हैज टू बी राइटली कंपनसेटेड। अब ये ICAP ने बहरहाल अपने उधर वर्ड दिया हुआ था पेपर में। राइटली कंपनसेटेड से क्या मुराद है? राइटली कंपनसेटेड से मुराद ये है कि जितनी की महंगाई बढ़ी है उतनी का आप उसकी इनकम बढ़ाए। ये है राइटली कंपनसेटेड, कि जितनी की महंगाई की बढ़ी है उतनी ही इनकम बढ़ गई। अगर आपने कहा बिल्कुल राइटली कंपनसेट हो गया, इतने % महंगाई बढ़ी भाई, इतने % तुम्हारी इनकम बढ़ी, तुम्हें महंगाई तो नहीं कुछ कहती। वाकई महंगाई कुछ नहीं कहती। अगर जितने % महंगाई हो उतने % किसी शख्स की इनकम सैलरी बढ़ जाए तो उससे जाहिर है महंगाई कुछ नहीं कहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। कहता जी 80 रुपए ले रहा था, अब कितने रुपए दिए जाएं? 80 रुपए उस वक्त ले रहा था जब 160 था, अब वो महंगाई 200 पे गई है, अब कितने पैसे उसे मिलने चाहिए ताकि महंगाई के मुकाबले में उसकी कंपनसेशन हो जाए। सबसे पहले तो आपने काम ये करना है कि जब वो 1980 में था, कमा 80 रहा था, CPI 160 था, असल में तो वो 80 कमा ही नहीं रहा है ना, कमा रहा। रियल वेजेस की बात कर रहा हूं। आप सबसे पहले 1980 की रियल वेजेस ले लें। रियल वेजेस ऑफ 1980। कहता जी पहले ये तो पता करें कि वो 1980 में कह तो रहे हैं 80 तो उस वक्त भी नहीं था। चलो ठीक है, रियल वेजेस कर ले। तो रियल वेजेस जब निकली 1980 की, वेजेस इन 1980, CPI इन 1980 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 रुपए उस वक्त दे रहा था। उस वक्त भी तो हमने कहना कि भाई 160 थी, तुम रौला डाल रहे हो, उस वक्त भी 80 तो नहीं थी, 50 थी। मैंने रियल वेजेस उसकी कैलकुलेट कर ली 80 में, वो 50 रुपए था। अब राइटली कंपनसेशन उसी वक्त हो सकती है कि आज से 4 साल के बाद वो तब भी 50 रुपए ही कमाए रियल। उस वक्त भी रियल 50। आपको क्या फर्क पड़ा? रियल तो आपके 50 अब भी रहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1984 की रियल वेज 50 होनी चाहिए। 1984 के वेजेस कितनी कर दें जिसकी रियल कीमत 50 ही हो? क्योंकि 80 में वो 50 ही कमा रहा था, आपने कहा 80 नहीं, CPI से एडजस्ट करो 50। 1980 में वो 50 कमा रहा था, 84 में कितने कमाए जिसकी रियल कीमत 50 ही हो? हम कह देंगे कोई बात नहीं, तुम पहले भी 50 कमा रहे थे, हमने तुम्हारी कमाई इतनी बढ़ा दी है कि CPI के साथ अब भी वो 50 रुपए ही बचते हैं, ठीक है ना। तो रियल वेजेस 50, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 50 के साथ तो ये बन गया 100। आज जो शख्स को 100 रुपया दे दिया जाए 84 में तो इसकी भी रियल कीमत 50 बचती है, और जब वो 80 की बात में 80 कमा रहा था तो इसकी कीमत भी 50 ही थी। CPI के साथ एडजस्टमेंट के साथ बताया, तो उसे एडिशनल $20 और दें। अगर आपने महंगाई 160 से 200 कर दी है तो उसकी कंपनसेशन ऐसे बनती है कि उसकी
उसकी तनख्वाह भी 80 से 20 कर दी जाए, 20 बढ़ाई जाए, 100 पे ले जाया जाए, तो एडिशनल जो पैसे उसे देने पड़ेंगे आपको, $20 अगर आप उसे ज्यादा देते हैं, तब जाके उसकी रियल वेजेस वही बनती हैं जो कि 1980 की रियल वेजेस थी। इस क्वेश्चन को मैंने 2 स्टेप में किया। पहले 1980 की रियल वेजेस कैलकुलेट कर ली और फिर कहा कि 84 की भी रियल वेजेस इतनी ही होनी चाहिए, उसकी वेजेस बताएं क्या है, उसकी मनी वेजेस बता दें क्या है। इस प्रॉब्लम को अगर आप फार्मूले के तौर पर एक ही चीज पे याद रखना चाहते हैं तो क्या करें, इस 50 की बजाय आप इसकी कैलकुलेशन रख दें। ये बात, इसी का आंसर 50 आया था ना यहां पर। इस 50 की बजाय इसकी कैलकुलेशन यहां रखते हैं तो ये कैलकुलेशन बनती है वेजेस ऑफ 1980 ओवर सीपीआई ऑफ 1980 मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या चीज है 200, ये है सीपीआई ऑफ 84 है, यही बनता है ना। ये 100 के साथ तो 100 गया, इसकी कीमत आपने कैलकुलेट करनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसके साथ, इधर आ गया, ये खत्म हो गया और ये वाली जो है सीपीआई वो इधर मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये क्या आ गया, वेजेस ऑफ 1984। ये डायरेक्ट फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या बना डायरेक्ट फार्मूला, आपको फर्ज करें एग्जामिनर कहता है कि 1984 में कितनी उसे वेजेस दी जाएं रियल में, ताकि उसको राइटली कंपनसेट हो जाए एज कंपेयर टू 1980। वेजेस ऑफ 1984 में कितनी होनी चाहिए जो कि एट पार हो, राइटली कंपनसेटेड हो वेजेस ऑफ 1980। तो आप लिखेंगे वेजेस ऑफ 1980 डिवाइडेड बाय सीपीआई ऑफ 1980 मल्टीप्लाई सीपीआई ऑफ 1984। तो डायरेक्ट ही आ गया एक ही स्टेप पे। 1980 की वेजेस थी उसकी 80, सीपीआई था 160 और ये वेजेस हैं 200, ये वेजेस हैं 200। जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, 8 2s are 16, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 100 आंसर है। कहता जी कि आप ऐसा करें कि 1984 में उसकी वेजेस 100 कर दें, ये वही रियल कीमत होगी जो कि वो 1980 में कमा रहा था। डायरेक्ट ही आ गया। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि जी फलां साल में उसकी कितनी वेजेस कर दी जाएं जो एट पार हो, यानी कि उसके मुताबिक ही हो उसकी वेजेस थी 1980 में। तो फर्ज करें वो कहता जी 2021 में कितनी होनी चाहिए, वेजेस ऑफ 1980 सीपीआई ऑफ दैट ईयर 1980 मल्टीप्लाई बाय सीपीआई ऑफ उस साल का जिस साल आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आ जाएगा 21 में इतने पैसे दे दे, 1980 के इतने पैसों के बराबर ही कंपनसेट हो जाएगा। ये अक्सर आता है राइटली कंपनसेटेड, या वो ऐसे कह देता है enjoying the same purchasing power as in 1980, कि यानी कि उसी परचेसिंग पावर को एंजॉय कर रहा है जितने की चीजें उधर आती थी 1980 की। तो वो एक्चुअली आपको आज की वेजेस पूछ रहा है जो उस साल की वेजेस के बराबर जो चीजें खरीद सकता था वो आज भी उतने की ही खरीद पा रहा है। ठीक है जी, चले। अच्छा जी, ये तो आपका ये जो इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया है। आपको मैंने कहा था कि आप में एक क्वेश्चन करने हैं, दाऊद शायद की बुक में से दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर क्या था, 4
आई थिंक 35 2, क्वेश्चन नंबर 6 1 आई थिंक सो 7। ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपने देखिए, मैंने तो नहीं एक एक करके सॉल्व कराने, मैंने तो बहुत सारी चीजें आपको समझा दी। आपने कहा जी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो प्रैक्टिस के तौर पे ये मैंने बता दिया आपको कि ये करें और बताएं कि ये क्या क्या कैलकुलेशंस आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे आप कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं हैंड रेज करके कि उन्होंने ये टॉपिक जो है या ये जो क्वेश्चन जो हैं वो उन्होंने कर लिए, अटेम्प्ट किए हैं। मैं नहीं कह रहा सारे कर लिए हैं, कोशिश की है करने की, जी हमने इसको बुक से करने की कोशिश की है। 7 8 9, देखिए ऑलमोस्ट 20% लोगों ने इसको किया है। बेटा 2 माह तो रह गए, 2 या 2.5 माह तो रह गए आपके पेपर में, और अभी तो सिर्फ पहला चैप्टर आपने नहीं किया, बाकी कितना कवर करेंगे, कब करेंगे? ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा आपके लिए? साथ साथ करें ना। कितने क्वेश्चन थे उसमें, बहुत सारी चीजें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, चंद क्वेश्चन होंगे जो कि आपको डिस्कशन में आएंगे, मुझसे पूछने की जरूरत होगी। उसमें से 2-4 क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आई थिंक आउट ऑफ सीक्वेंस है, यानी कि यहां नहीं होने चाहिए, वो उसने यहां पर गलती से इस चैप्टर में लिख दिए। 1-2 के अलबत्ता आंसर गलत है। तो आप करेंगे तो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा करेंगे, मंडे को आप मेरे साथ ये जो क्वेश्चन है ये वाले, जो कि डेट रेंज फ्रॉम 435 to 617, मैं दाऊद शाहिद वाली बुक की बात कर रहा हूं, आपको व्हाट्सएप में उन्होंने शेयर की होगी कयूम साहब ने। तो आपने मंडे को, चूंकि आपकी छुट्टी भी है, आपने मुझसे ये डिस्कस करने हैं, और फिर ट्यूसडे या वेंसडे को आपका इसमें से टेस्ट होगा। आई थिंक सो वेंसडे को हम टेस्ट कर लेंगे, ऑनलाइन ही होगा, आपको कॉलेज बता देगा कि किस तरह से आपने अपना पेपर या जो टेस्ट है वो आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मंडे वाले दिन आप मुझसे अपने क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे, एंड देन फिर जाके आप जो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना आपने? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मंडे तक कंप्लीट करने हैं, मतलब जी 5 दिनों में ही हमने करने हैं कंप्लीट? जी जी बिल्कुल, क्योंकि आपका फिर सर वेडनेसडे को टेस्ट करना ना मैंने। जी सर पहले आपने फ्राइडे का असल में कहा था ना, वो इस वजह से मैं कह रहा था। फ्राइडे मतलब ये फ्राइडे? जी पहले आपने कहा था कि हाँ फ्राइडे को हाँ, डिस्कशन करेंगे। मैंने फिर फील किया ना कि थोड़ा सा आप शायद थोड़े स्लो हो, तो चलो एक बीच में एक वीकेंड आ जाएगा, छुट्टी आ जाएगी, तो जी उसमें भी सर ये आप भी कवर ठीक है। करें। तो फिर मंडे को आप कर लोगे, और वेंसडे को आपका इसमें से टेस्ट होगा ना। जी सर थैंक यू। सीरियसली आप लोग साथ साथ चलोगे ना, साथ साथ में वर्ड बोली जा रहा हूं, तो फील नहीं होगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये आपको अभी से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि अदरवाइज से मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, कि जी अभी तो हम जरा पढ़ लें फिर तैयारी भी करेंगे, फिर काबू नहीं आना, क्योंकि इतना ज्यादा आपका काम इकट्ठा हो जाना है कि आपको, अभी तो मैंने सिर्फ स्टैट्स ही आपको टीच कर रहा हूँ, मैथ्स का इसीलिए मैंने पेंडिंग में रखा हुआ है कि एक तो वो जल्दी वाइंड अप हो जाता है, लेकिन फिर मेरा ख्याल था कि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाए जरा थोड़ी सी स्टडीज में, तो देन फिर मैं आपके लिए ये शेयर करूंगा। जी आपने कुछ कहना है? सर कल से मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जानी है? नहीं, स्टैट्स ही हम करेंगे, स्टैट्स ही करेंगे। सर वो टाइम टेबल पे मैथ्स की क्लास लिखी हुई है ना? नहीं, वो मैं हल वैसे ही थोड़ा सा उनसे हो गया है, वो एक्चुअली स्टैट्स की ही क्लास है। सर मैक्सिमम ये स्टार्ट की हमारी 2 टाइम क्लासें एक हफ्ता और चलेंगी, या अभी है टाइम? मेरा ख्याल है कि ये, चूंकि मैं आपको ना फेमिलियर करना चाहता था, बहुत सारे मैथ तो फिर भी थोड़े बहुत बच्चे समझ लेते हैं या कर लेते हैं, स्टैट्स बहुत सारे लोगों के लिए नई थी, और दूसरी रीजन थी कि इसका जो काम है ना
वो मैथ से ज्यादा है। अब ये मैंने एक चैप्टर खत्म किया है ना, अब तकरीबन और थोड़ा सा और करेंगे ना तो फिर हम पैरेलल चलाएंगे तो दोनों कोर्सेज इकट्ठे खत्म हो जाएंगे। ये जो जितना इसका ज्यादा काम था ना वो मैंने कर लिया है। अब तकरीबन दोनों का कोर्स कह सकते हैं कि थोड़ी एक वीक और है, फिर दोनों के कोर्सेज बराबर हो जाएंगे, फिर हम पैरेलल स्टार्ट करते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी आप, आपने शायद पहले का हैंड रेज किया। सर आज इतना ही पढ़ना है या आगे भी आपने पढ़ाना है? जी आगे भी थोड़ा सा करना, मैंने बताना है। ठीक। जी आप, जी बोलिएगा। नहीं, आप शायद वैसे ही हैंड रेज कर रहे हैं। शाहजेब अशरफ, आपने हैंड रेज किया, माइक आपने ऑन किया है, अगर आप उससे क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो यार मुझे सलाम ही कर दो, तुमने शौक से हाथ तो खड़ा कर लिया है। हाँ सर जी जी हेलो जी बोलिएगा, आवाज आ रही है मुझे आपकी। सर, इंडेक्स नंबर के मैं कह रहा था कि 2 पर एमसीक्यूज किस सफा पर नंबर पर है? मैं देख के बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त वो बुक नहीं है, लेकिन अगर आप वो जो ये 617 के आगे जाएंगे ना या उससे थोड़ा सा आगे तो उसने टाइटल लिखा हुआ है इंडेक्स नंबर का। तो मैं बहरहाल मेरे पास इस वक्त क्योंकि बुक नहीं है तो मैं आपको देख के जरूर बता सकता हूँ कि वो क्या है, लेकिन इस वक्त मुझे उसका नंबर याद नहीं है कि कहाँ से इंडेक्स नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा जो नेक्स्ट, ये तो यहाँ कंप्लीट हो गया है। ये जो इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर है ये यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हमने कवर कर लिया है। जी जी बोलिएगा। आयशा, आपका हैंड रेज है, मैंने आपका माइक अलाउ कर रहा हूँ, जी बोलिएगा। सर जी सर, जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी बोलिएगा, आवाज आ रही है मुझे। सर, जो आपने नोट्स दिए हैं ना, जी जी हमने परचेज किए थे कॉलेज से, जी जी। उसमें एग्जाम्पल नंबर है, फिशर पॉलिसी होनी है, बट वो एग्जाम्पल नंबर 8 है। अच्छा जी, इंडेक्स नंबर की, हाँ जी। ठीक है यस सर, उसी से रिलेटेड है, वो हो नहीं ठीक, रही सोल्व। अच्छा जी ठीक है। आप फिर ऐसा करते हैं कि आप मुझे मेरे पास इस वक्त चूंकि नोट्सों की कॉपी नहीं है, तो नेक्स्ट जब क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्जांपल नंबर 8 जो है, आप बोल सकती हैं क्या है एग्जांपल नंबर 8? यस सर, मैं बोल सकती हूँ, जी बोलूं? बोलिएगा। इफ द करंट ईयर्स वेटेड इंडेक्स जी is 5% higher than the base year ठीक हो गया, and ठीक हो गया, Fisher's मैं समझ गया, मैं समझ yes गया, मैं sir, समझ गया। बेसिकली आप ना इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैथ्स में हमने पढ़ना था, मैंने इसलिए शायद एग्जांपल छोड़ी है कि वैल्यू आफ्टर इंक्रीज कैसे फाइंड करते हैं। yes. चले, मैं जरा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास टाइम भी है तो मैं इसी को ही टेकअप कर लेता हूं, इसी को टेकअप करते हैं। एक बेसिक सी कैलकुलेशन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपने आपसे इसको पाला पड़ना है, बहुत जगह पर लफ्ज बोल रहा हूं, बहुत जगह पर। फर्ज करें मैं आपके क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ प्राइस ऑफ अ बुक इज 80, उसकी किसी किताब है उसकी कीमत 80 रुपए, एंड
its price increase by 10%। कोई किताब है, उसकी कीमत 80 रुपए है और उसकी प्राइस 10% जो है वो बढ़ गई। क्वेश्चन क्या है? फाइंड प्राइस आफ्टर इंक्रीज। If price of a book is 80, its price increased by 10%. Find price after increase। कहता है इंक्रीज के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। अब देखिए आप पहले कैसे सॉल्व करते हैं। ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 80। इंक्रीज इन प्राइस कितनी बड़ी है? 10%। 10% का मतलब है अगर वो किताब 100 रुपए की थी तब 10 रुपए बढ़ी है। किताब तो 100 की है ही नहीं, है ना? है किताब तो 80 रुपए की है। 10% ऑफ 80, 8 बनता है, 8 रुपए बढ़ी है। 10% का मतलब है कि अगर किताब 100 रुपए की थी तब 10 रुपए बढ़ी है ना कीमत उसकी, 100 के पीछे 10 जिसे कहते हैं। लेकिन मेरे पास तो किताब है ही 80 की, तो 10% ऑफ 80, 8 रुपए इस किताब की कीमत बढ़ी है। न्यू प्राइस या प्राइस आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस थी 80, इंक्रीज इन प्राइस 8, नाउ इट बिकम्स 88। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, अक्सर आप करते हैं, कोई हर्ज नहीं है, करते हैं ना। अब मैं इसी प्रॉब्लम को जो कि मैंने 2 स्टेप में आपके साथ किया है, इसको सिंगल स्टेप में हम प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं। सिंगल स्टेप में क्या करेंगे आप डायरेक्टली लिख दें प्राइस आफ्टर इंक्रीज। इंक्रीज के बाद उस बुक की कीमत कितनी होगी। मैं जरा लास्ट पे फार्मूला बना दूंगा आपको, 80 प्लस। अब क्या करें, आप कहेंगे 8 प्लस कर दें। 8 की बजाय 8 का फार्मूला जिससे बनाना 8 वो लिख दें। 8 की बजाय जिस फार्मूले से 8 आया है अब वो लिख दें। इसके मुताबिक बनता है 80 मल्टीप्लाई 10%। मल्टीप्लाई 10% को आप लिख दें परसेंटेज हटा के, चले ये बनता है। इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो बन गया 80, इसकी जगह आ गया 1 प्लस इधर आ गया 0.10। इसको सॉल्व करेंगे 88 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 88 आंसर आएगा। अब अगर मैं आपको कहूं कि एक किताब 80 रुपए की आती है, 13% उसकी कीमत बढ़ गई, आप बताएं कितने की? आपने कहना कितने की जी? 80 की। 1 प्लस कितने परसेंट? 13%। ये ले, किताब की कीमत बढ़ के आगे कितनी हो जाएगी? 13% करके देख लें, इस मेथड से करके देख लें, इतना ही आएगा। फायदा हो गया। किसी भी चीज की कीमत या उसकी वैल्यू उसी खास परसेंटेज से बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, तो जनरल फार्मूला क्या है? वैल्यू आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू ओरिजिनल जो उसकी असल कीमत होगी इंटू 1 प्लस 8%, और ये जो है वो इंक्रीज आएगा कितने? 10%, 5%, 4%।
वैल्यू आफ्टर डिक्रीज इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटू 1 माइनस R%, जितने परसेंट डिक्रीज होनी है। फर्ज करें एक किताब 80 रुपए की है, 10% उसकी कीमत कम हो गई। आपने कहना जी 80 रुपए की है, कम हुई ज्यादा हुई? कम हुई। कितनी? 10%। 0.9 से जरब देते हैं उसे, 72 आ जाएगा। 72 रुपए की किताब रह गई, 10% कीमत कम हो गई। जरूर ये कॉन्सेप्ट यूज किया करें, 2 स्टेप बचाया करें। पहले क्या करें जी, 80 का 10% निकालेंगे, 8 बनेगा। फिर 80 में से 8 माइनस करेंगे, 72 बनेगा। 72 की रह गई। तो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट करें। तो ये फार्मूला आपको सिखाया। अब जिन्होंने मुझसे एग्जाम्पल नंबर 8 पूछी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 8, वो जरा करने की कोशिश करें। क्या अगर मैं आपको कहूं कि पाशी फार्मूला जो है उसकी कीमत पता नहीं क्या है, उसे एक्स कह दें। लेस पेयर की कीमत पाशी से 5% इंक्रीज करते हैं, कितनी हो गई? किसको 5% इंक्रीज करना है? एक्स को 5% इंक्रीज कर दिया। तो जरा आप करने की कोशिश कीजिएगा। ये पाशी की इंडेक्स नंबर है, ये लेस पेयर का इंडेक्स नंबर है, जो कि पाशी से 5% इंक्रीज के बाद आता है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो मैंने अपने नोट्सों में प्लेस की हुई है, उसमें इसी तरह की एक बात की गई है कि जी लेस पेयर जो है इंडेक्स नंबर, वो पाशी इंडेक्स नंबर से 5% इंक्रीज के आकर के आता है। वैल्यू आफ्टर इंक्रीज करके आता है। कितने परसेंट? 5%। पाशी का इंडेक्स नंबर भी नहीं पता, उसे एक्स कह दे। लेस पेयर का इंडेक्स नंबर उससे 5% ज्यादा है। ये फार्मूला यूज कर रहा हूं। ओरिजिनल 1 प्लस और जितने परसेंट आपने इंक्रीज करनी है। अब आप करेंगे, मैंने हिंट किया है, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने हिंट किया है। आप होप सो कि अब आप इस क्वेश्चन को जो है वो कर पाएंगे। R%, R का मतलब जो रेट ऑफ इंक्रीज होगा। R इज फॉर द रेट ऑफ इंक्रीज। जितने परसेंट? 10%, 5%, 7%। रेट ऑफ इंक्रीज। आर का मतलब यहां रेट ऑफ इंक्रीज है। अब यहां रेट है 10%, किसी जगह रेट है 7%, तो वो जितना भी रेट होगा वो आप आर में प्लेस कर दोगे। देखिए इसका फायदा क्या है। अगर मैं इसी एग्जांपल को इस तरह से लिख दूं, बल्कि कंटिन्यू करूं, इसी एग्जांपल को ऐसे कंटिन्यू करूं कि जी उसकी कीमत जो है, if the price of the book is 80 and its price increased by 10%, and then मैं इसको और जरा लिख रहा हूं, increase by 10% and then increase by 5%। कहता पहले उसकी कीमत 10% बढ़ी, फिर दोबारा जितनी कीमत होगी 5% फिर बढ़ गई। कहता जी कि अब उसकी कीमत क्या बनेगी? फाइंड न्यू प्राइस। विच इज इक्वल टू ओरिजिनल 80। पहली दफा कितनी कीमत बढ़ी? 10%। इनटू दूसरी दफा कितनी कीमत बढ़ी? 5%। इन सबको जरब दे दें। 1.1 इंटू 1.05, पता चल जाएगा किताब की कीमत पहली दफा 10% बढ़ी, फिर दोबारा 5% बढ़ी, अब कितने की बुक हो गई। सॉल्व करेंगे कि अब ये बुक कितने की आपको पड़ेगी। कैलकुलेटर से हम देख लेते हैं। 80
मल्टीप्लाई 1.1, ये पहली 10% इंक्रीज है, फिर मल्टीप्लाई 1.05 और ये किताब बन जाएगी 92 रुपए 4 पैसे की, 92.4, 92.4। 80 रुपए की किताब थी, पहली दफा वो किताब 10% बढ़ी, पहली दफा वो किताब की कीमत 10% बढ़ी, किताब की कीमत ये हो गई। अब किताब 80 रुपए की नहीं है, अब किताब इतने की है। इसकी कीमत 5% और बढ़ाए तो मेरे लिए न्यू प्राइस इज इक्वल टू, व्हाट इज द ओल्ड प्राइस? ओल्ड प्राइस ये वाली है, दिस इज द ओल्ड प्राइस। नाउ न्यू प्राइस 1 प्लस 5% इंक्रीज, परसेंटेज सिंपल हटा दिया ना, तो क्या बना? तो ये 90 रुपए 4 पैसे, 92 रुपए 4 पैसे, 90 नहीं 92 रुपए 4 पैसे, तो ये 92 रुपए 4 पैसे की किताब हो गई। आसान है, जैसे जैसे ओरिजिनल कीमत जहां रखे, पहली इंक्रीज जो दूसरी इंक्रीज तीसरी इंक्रीज करते जाए। वो कहता है 10% इंक्रीज की, अगले माह 5% इंक्रीज की, फिर अगले माह जाके 3% डिक्रीज हो गई। कहता अब कीमत बताओ, कितने की बुक थी? 80 की, 10% इंक्रीज है, 10% इंक्रीज है, 5% भी इंक्रीज ही है, 1 प्लस 5%, 3% डिक्रीज है, 1 माइनस 3%, 1.1 फिर इंक्रीज 5% है, 1 में जमा कर लिया, फिर माइनस कर दिया, किताब की कीमत आ जाएगी। किताब की कीमत आ जाएगी 80 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई 0.97, जितनी किताब की कीमत हो जाती है उसमें से करें ना, 89.628 रुपीज की किताब हो जाएगी, 89.628 रुपीज की किताब। आप जरा अपने मेथड से करके देख लें, पहले 10% बढ़ाएं 88 आ गया, फिर 5% बढ़ाएं जो आंसर आ गया, फिर 3% कम करें। मैंने ये सारे काम एक ही दफा कर दिए, बढ़ाता रहा तो 1 में ऐड करता गया, जहां कम करना था 1 से माइनस कर दिया। अब जरा सोचिएगा कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन इस तरह से, और आपको एग्जाम में आ जाए कि उसकी कीमत हर माह 10% बढ़ती है, 2 साल के बाद बताएं, हर माह 10%, ये हो गया पहले माह के बाद। ये तो एक माह की इंक्रीज है, फिर अगले माह की इंक्रीज, फिर अगले माह की इंक्रीज, नेक्स्ट नेक्स्ट, 24 दफा लिखेंगे ना, 24 दफा लिखेंगे ये। तो फिर क्या बना कि जी 10% कितनी दफा जी? 24 दफा। ले, किताब की कीमत आ गई। हर साल किताब, हर माह किताब की कीमत 10 रुपए बढ़ती, आज 80 की है, मल्टीप्लाई 1.1 टू द पार, 2 साल 24 माह, 787 रुपए की किताब हो जाएगी जाके, 97 रुपए की। और अब जरा सोचिएगा कि अगर आप ऐसे स्टार्ट कर दें कि जी 80 रुपए की किताब है, फर्स्ट मंथ के बाद 10% ऑफ 80 कैलकुलेट किया, वो 8 रुपए बना, कीमत बन गई 88 रुपए। अब सेकंड मंथ
10% ऑफ 88, 8 रुपए 80 पैसे कीमत बढ़ाई आपने, उसको 88 में जमा किया, ₹96, 8 पैसे कीमत होगी 2 माह के बाद, फिर 3, फिर 4, फिर 24 माह के बाद, ले हो गया सॉल्व। सोचे ना इस फायदा, ये बड़ा फाइनेंस में काम आना, मैथ्स में। वो कहता जी एक शख्स है किसी जगह नौकरी कर रहा, हर महीने उसकी तनख्वाह में 3% इजाफा होता है, 40 साल के बाद उसकी तनख्वाह बताएं। सिंपल, 30,000 कमा रहा है, हर महीने उस या हर साल 3% इजाफा होता है, 40 साल के बाद उसकी तनख्वाह इधर पहुंच जाएगी। ठीक है ना, चले मेरा हल काफी है आज के लिए। जो भी आपके फिर प्रॉब्लम्स होंगे ना वो फिर आप मुझसे शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ओके जी, फिर अल्लाह।